आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है वो बहुत ही शानदार और जोरों शोरों से बच्चों की तैयारी की जा रही है और उन्हीं की यूज डिमांड में आज जो सब्जेक्ट लेके आया वो सब्जेक्ट आपके लिए फार्माकोलॉजी लेने वाला है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार आते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट रिगार्डिंग टू द फार्मेसी मिलती रहती है, वैकेंसी अपडेट मिलती रहती है, स्टडी मटेरियल, उसके अलावा आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू की सीरीज भी यहां पे मिल जाएगी। तो जैसा कि बहुत जनों के कमेंट मैंने देखे कि सर आपकी एमसीक्यू सीरीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसे ही क्वेश्चन या फिर ऐसे ही एमसीक्यू यूट्यूब पे डालते रहिएगा, और बहुतों के कमेंट ये भी देखे थे कि सर हमें फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज चाहिए। तो आज का जो टॉपिक आपका रहेगा वो फार्माकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू रहेंगे जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम गवाए हम हमारी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आपकी डिमांड के हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट आज का रहेगा सर फार्माकोलॉजी रहेगा, और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन के बारे में भी आज मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा। और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना रिपीट होते रहते हैं और ज्यादातर इस बेस पे ही क्वेश्चन आता है। ज्यादातर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साइड इफेक्ट के हिसाब से या एंटीडोट के हिसाब से या पॉइजनिंग के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस बात है फार्माकोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, जो कि सीजीएचएस नागपुर जनवरी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आ रखा है कि सर वेल्प्रोइक एसिड इज जो हमारे पास वेल्प्रोइक एसिड होता है सर उसका यूज हम किस तरीके से लिया जाता है। तो याद रखना वेल्प्रोइक एसिड आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है। उसका जब आप क्लासिफिकेशन करते हो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का तो उसके अंदर आपको वेल्प्रोइक एसिड देखने को मिल जाता है। तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसका आंसर होगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। वेल्प्रोइक एसिड इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी। इसका यूज कहां पे है सर? एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में किया जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में, और कभी कभी माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी इसका यूज किया जा सकता है। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ गामा एमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। जो गाबा होता है उसकी रिएक्शन को बढ़ा के क्या करता है सर? इसका ट्रीटमेंट करता है, और उसके अलावा रिड्यूस करता है सीजर। सीजर एक तरीके के क्या होते हैं सर? झटके होते हैं। उन झटकों को कम करने के लिए क्या होता है सर? इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और गाबा की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैंने इस क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो कि सीजीएचएस नागपुर जनवरी 2018 के पेपर में आ रखा है, मिफेप्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू दी जेस्टेशन एज ऑफ। अब यहाँ पे एक ड्रग का नाम दे रखा है जिसका नाम है मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन वैसे मोस्ट कॉमनली बहुत जनों को पता भी होगा कि सर इसका यूज अगर हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो वहां पे यूज किया जाता है और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन उस कंडीशन में जब ऐसा लगता हो कि सर फीटस सही से डेवलप नहीं हो रहा या मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस बच्चे की वजह से, इसलिए वो ये ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। तो कितने सप्ताह तक हम इसको यूज कर सकते हैं? वैसे मैं आपको यह भी बता देता हूं, मिफेप्रिस्टोन कॉम्बिनेशन पिल होती है जो इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर सिंगल प्रोजेस्टेरोन भी हो सकती है। तो इसका यूज प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 7 वीक के अंदर अंदर करना जरूरी है। उसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो यूज करते हैं सर वो एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज किया जाता है। तो यहां पे हम यहां पे बात करें तो आंसर क्या होगा? 7 वीक्स। मिफेप्रिस्टोन इज यूज फॉर मेडिकल एबॉर्शन एंड इज इफेक्टिव इन टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी अप टू 7 वीक्स। सिर्फ 7 वीक्स मतलब 49 डे की अगर आपको प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवानी है तब आप क्या यूज कर सकते हैं? मिफेप्रिस्टोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, when used in combination with mifepristol, ये ड्रग का नाम है। और however in सब गाइडलाइंस it used by a extended up to 10 weeks। इसको कभी कभी 10 वीक्स तक भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल सुपरविजन के अंदर, मतलब कि आपके डॉक्टर की बात मानकर ही इसको लिया जा सकता है, और इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर आपने ज्यादा इसको यूज किया है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजीएचएस हैदराबाद में ये क्वेश्चन आ रखा है कि द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट ऑफ द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है सर, रेस सिंड्रोम जो होता है वो कौन सी दवाई की वजह से होता है और किसकी वजह से हो सकता है? तो यहां पे जो आंसर होगा सर इसका एसिटामिनोफेन, इसका नाम होगा एसिटामिनोफेन, ड्रग का नाम है। और यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, रेस सिंड्रोम is a rare but a serious condition that can occur in चिल्ड्रन। किस में होती है सर? बच्चों में ये सबसे ज्यादा सिंड्रोम देखने को मिलता है।
and teenagers who take aspirin during a viral infection like flu or chicken pox. अगर आपने कोई भी वायरल इंफेक्शन के टाइम पे आपने क्या ली है सर, एस्प्रिन ली है, तब आपको ये बीमारी या सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं. एसिटामिनोफेन पैरासिटामोल इज द प्रीफर्ड अल्टरनेटिव फॉर द फीवर एंड पेन रिलीफ इन द चिल्ड्रन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ रियर सिंड्रोम. ठीक है, तो यहां पे ये जो आंसर होगा सर, यहां पे एसिटामिनोफेन होगा. ठीक है, तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है सर, वेरिसेला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. एक वैक्सीन का नाम दे रखा है, उस वैक्सीन का नाम है सर वेरिसेला वैक्सीन. ठीक है, इसका यूज हम कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए करते हैं, तो यहां पे 4 ऑप्शन दे रखा है, हेपेटाइटिस ए, सर्वाइकल कैंसर, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस. चारों में से कौन सी बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने के लिए हम वेरिसेला वैक्सीन यूज करते हैं. तो यहां पे आपका सीधा सा आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी. यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, द वेरिसेला वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द चिकन पॉक्स व्हिच इज caused by the varicella zoster virus VZV. इसकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसकी वजह से आपको चिकन पॉक्स भी होता है. इट इज यूजुअली गिवन इन चाइल्डहुड एंड हेल्प टू रिड्यूसिंग द सीवियरिटी एंड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन. ये वैक्सीन जो दी जाती है, जो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंजेक्ट की जाती है ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए और ऐसी बीमारियों से वो जल्दी से जल्दी बच जाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, डायरिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद. ये कौन से ईयर में आ रखा है सर, 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है कि डायरिया जो होता है सबसे कॉमन साइड इफेक्ट किसके साथ होता है, पैरासीटामोल के साथ, एंटीबायोटिक के साथ, ड्रग यूज फॉर वॉमिटिंग के साथ या एंटासिड्स के साथ. तो सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर इसका ये होगा कि सर एंटीबायोटिक अगर आप लेते हो तो उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है सर, डायरिया होता है. यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, एंटीबायोटिक कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल गट फ्लोरा लीडिंग टू डायरिया एज अ कॉमन साइड इफेक्ट. दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया. इसे हम AAD के नाम से भी जानते हैं और AAD का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया. सम एंटीबायोटिक सच एज क्लिंडामाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, उसके अलावा बहुत सारी जैसे कि और दे रखा है सिफेलोस्पोरिन्स, ये सब ज्यादातर इस तरीके के साइड इफेक्ट शो करती है. तो यहां पे उन एंटीबायोटिक्स के मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि अगर उनका कंजप्शन ज्यादा होगा तो आपको डायरिया जैसे साइड इफेक्ट यहां पे देखने को मिल जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपके पास ये रहा, जो कि अहमदनगर 2015 में क्वेश्चन आ रखा है, द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड इज. यहां पे थ्रोम्बोलाइटिक की बात कर रहा है. ठीक है, तो कौन सा एजेंट है जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक की तरह यूज कर सकते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ भी है सिंपल सा, एंटी स्ट्रेप्लेस जो होता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट. ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा. एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रखा है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट helps dissolve blood clots in conditions like myocardial infarction. अगर आपकी बॉडी के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रखा है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड के क्लॉट्स बन रखे हैं. अगर मुझे इन ब्लड के क्लॉट्स को रिमूव करना है, क्योंकि करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डेथ भी हो सकती है आपकी. अगर मुझे इन ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करना है, हटाना है, डिसॉल्व करना है, तो मैं कौन सी ड्रग यूज करूंगा सर, मैं यूज करूंगा एंटी स्ट्रेप्लेस यूज करूंगा. ठीक है, अगर नहीं रिमूव किया तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी भी हो सकती है. तो एंटी स्ट्रेप्लेस जिसे APSAC एनाइसोलाइटेड प्लाज्मिनोजन स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, इज द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड टू ब्रेक डाउन दी क्लॉट्स. तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, APSAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सारा का सारा यहां पे आपको मैंने बता दिया और इसका यूज कहां पे किया जाता है ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है. तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया. गुजरात फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सुक्राल फैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ. यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सुक्राल फैट का सबसे ज्यादा यूज कहां पे किया जाता है. तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई भी अल्सर हो रखा होगा तब हम उसमें क्या यूज कर सकते हैं, सुक्राल फैट यूज कर सकते हैं. तो डियोडिनल अल्सर जो कि दे रखा है सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी में, तो यहां पे आंसर क्या होगा, डियोडिनल अल्सर. अगर आपके डियोडिनम में अल्सर या छाले हो रखे हैं तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं. सुक्राल फैट is a gastroprotective agent used in the treatment of duodenal ulcer. It works by forming a protective barrier over the ulcer. ये क्या करेगा, जो आपके छाले होते हैं उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, उसको शील्डिंग कर देता है और साथ में एसिड भी रिलीज करवाता है. शील्डिंग इट फ्रॉम एसिड एंड अलोंग द हील.
इट डज नॉट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड लाइक एंटासिड बट रेदर कोट्स द अल्सर साइड, ठीक है। तो ये जो आपका अल्सर है उसको कोट कर देता है ताकि उसके ऊपर अल्सर का एसिड का कोई इफेक्ट ना पड़ सके। तो ये इसका फंक्शन करने का तरीका है, काम करने का तरीका है। तो यहां पे ड्यूडिनल अल्सर को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आ रखा है सर, गुजरात फार्मासिस्ट 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आ रखा है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडीन मे कॉज। यहां पे सिमेटिडीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये सब आपको क्लास याद होगी, आपको ड्रग अच्छी तरीके से पता होगी। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपने सिमेटिडीन का बहुत ज्यादा यूज किया है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी यहां पे आपको हो सकती है। तो यहां पे आपको जो होगी वो होगी गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया एसोसिएटेड होता है अगर आपने ज्यादा यूज किया है सिमेटिडीन को। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, सिमेटिडीन इज अ S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहां पे ये हाइड्रोजन पंप रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली ड्रग होती है ताकि हम क्या कर सके, स्टमक के एसिड के प्रोडक्शन को रोक सके, ताकि हमें एसिडिटी ना हो। अगर आपने इसका लॉन्ग टर्म यूज किया है तो आपको गाइनेकोमेस्टिया होगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स, मतलब मेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उसकी साइज बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज गाइनेकोमेस्टिया। तो यहां पे गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता चल गया। ड्यू टू इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट इट इनहिबिट्स द टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग एंड इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। तो ये आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को धीरे धीरे कम कर देगा, उसकी बाइंडिंग नहीं होने देगा, रोक देगा, और आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मेल्स में, स्पेशली मेल्स में उनकी ब्रेस्ट की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये होता है गाइनेकोमेस्टिया। और सिमेटिडीन क्या होती है उस ड्रग के बारे में भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास दे रखा है, ESIC 2016 में आ रखा है यहां पे ये क्वेश्चन, क्रिस्टल यूरिया इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, क्रिस्टल यूरिया जिसे बोला जाता है ये एक तरीके का साइड इफेक्ट होता है, वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो याद रखना सल्फोनामाइड्स आर दी ड्रग्स। अगर आपने इसका यूज किया है तो ये साइड इफेक्ट आना तय है, आपको ये साइड इफेक्ट होगा। तो यहां पे क्रिस्टलो यूरिया, क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, आपके यूरिन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, इज अ नोन साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स। अगर आपने सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक यूज की है तो उसकी वजह से आपके यूरिन में क्रिस्टल बनेंगे और उस बीमारी को हम बोलते हैं क्रिस्टेनोयूरिया। दिस अकर ड्यू टू दी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड की सॉल्युबिलिटी आपके एसिडिक यूरिन में बिल्कुल कम होती है, उसकी वजह से उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, और वो क्रिस्टल क्या करेंगे सर, बॉडी के अंदर जो किडनी होती है उसको बहुत ज्यादा डैमेज करता है, और यूरिनरी ट्रैक को भी क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो ये जो बीमारी है उसके अंदर आपकी किडनी खराब होने या फिर यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो सल्फोनामाइड्स का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्रिस्टलो यूरिया जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें आपके यूरिया के अंदर या यूरिन के अंदर क्रिस्टल जमा हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो कि ESIC 2016 में आ रखा है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर एक ऐसी ड्रग, पहली बात तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या हो गया सर, पेन किलर, और पेन किलर के साथ वो नार्कोटिक होनी चाहिए। नार्कोटिक का मतलब वो हम ऐसे जनरली यूज नहीं कर सकते है ना। तो यहां पे सिंपल सा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सर, मॉर्फिन नार्कोटिक कैटेगरी में भी आती है और साथ में पेन किलर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मॉर्फिन इज अ नार्कोटिक, ओपोइड कहां से ऑब्टेन होती है सर, ओपोइड से ऑब्टेन होती है। एनाल्जेसिक यूज फॉर द सीवियर पेन, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने में हम इसका यूज करते हैं। ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर होते हैं और पेन को क्या करेगी, हटा देगी। तो सिंपल सी चीज है कि मॉर्फिन को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ओपोइड से ऑब्टेन किया जाता है, और ये हमेशा ओपोइड रिसेप्टर से बाइंड होगा। ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है सर, हमारे CNS में प्रेजेंट होता है, और हमें क्या रिलीफ करवाते हैं सर, पेन से रिलीफ करवाते हैं। ये इसका मेन फंक्शन होता है या काम होता है। तो यहां पे इसका फंक्शन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसको ऑब्टेन कहां से किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक और ESIC फार्मासिस्ट के एग्जाम में 2012 में क्वेश्चन आ रखा है, ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन डिजीज। वारफेरिन सबसे फेमस ड्रग है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और बहुत ज्यादा रिपीट भी हुए इसके क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे ड्रग जो वारफेरिन है उसका यूज किया जाता है थ्रोम्बोसिस में, थ्रोम्बोसिस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सर ये होता क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वारफेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, मतलब ब्लड थीनर, मतलब ये ब्लड को क्या कर देता है सर, पतला कर देता है, ब्लड को पतला करने वाली ड्रग है, ठीक है। तो ये तो इसका फंक्शन हो गया। उसके अलावा प्राइमली यूज टू प्रिवेंट द
थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। अगर आपके शरीर में कहीं पे भी ब्लड का क्लॉट जम चुका है तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है वो भी आपको पता चल गई है। कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडीशन लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर आपकी वेन में कहीं पे भी क्लॉट हो गया है या फिर पल्मोनरी में कहीं पे भी हो रखा है तो इन क्लॉट्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं सर, इस ड्रग का यूज करते हैं। तो वारफारिन सबसे अच्छी एंटीकोगुलेंट होती है जो ब्लड के क्लॉट्स को हटाने का काम करती है। तो वारफारिन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और हर बार इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। और थ्रोम्बोसिस क्या होता है वो डिजीज का भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहां पे अच्छी तरीके से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ESIC फार्मासिस्ट 2012 में ये क्वेश्चन आ रखा है, एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन को साइनाइड पॉइजनिंग हो रखी है तो कौन सा एंटीडोट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वैसे मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत जनों के आंसर यहां पे ये हो गए कि सर हम सोडियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं क्या, है ना। तो पुरानी अगर आंसर की देखोगे उसमें भी सोडियम नाइट्रेट दे रखा होगा, पर ज्यादातर जो यूज करते हैं वो सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। वैसे आंसर दोनों ही करेक्ट है, बोथ आंसर आर करेक्ट। दोनों अगर आप लिखोगे तो दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, गलत नहीं होगा, है ना, गलत नहीं होगा। पर मैं यहां पे किसी एक का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं, सिंपल सा। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज एन एंटीडोट फॉर द साइनाइड पॉइजनिंग। इट वर्क्स बाय हेल्पिंग द कन्वर्ट साइनाइड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, साइनाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, इसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इट इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम नाइट्रेट, यहां पे मेंशन भी कर रखा है, इसको सोडियम नाइट्रेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकता है, सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है, सोडियम थायोसाइनाइड भी हो सकता है ना। तो दो थोड़ी सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है और सोडियम नाइट्रेट भी हो सकता है, दोनों इसके आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर आप गलत बता रहे हो, बिल्कुल नहीं, सोडियम थायोसल्फेट भी इसका करेक्ट आंसर है और नाइट्रेट भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नांदेड़ में ये क्वेश्चन आ रखा है 2014 के अंदर, जेड ट्रैक इंजेक्शन आर मेड बाय रूट, है ना। अगर आपको जेड ट्रैक में इंजेक्शन देना है तो सर कौन सा इंजेक्शन वो दिया जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में हमेशा इंजेक्शन जेड ट्रैक में दिया जाता है। जेड ट्रैक इंजेक्शन आर अ टेक्निक यूज फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जब आपको मसल के अंदर इंजेक्शन देना है तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, जेड ट्रैक मेथड यूज किया जाता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसिंग द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू बिफोर इंसर्टिंग द नीडल एंड इंजेक्टिंग द मेडिकेशन, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से शेप करके हमें हमारी इंजेक्शन को क्या डालना पड़ता है, मसल के अंदर डालना पड़ता है। इस टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें मेडिकेशन लीक नहीं होती, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इसलिए इस मेथड का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। और जितनी भी साइकोटिक्स ड्रग्स आती है उन सब का यूज हम इसी तरीके से करते हैं और इसी स्कीम से दी जाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है जेड स्कीम के बारे में। ये जनरल क्वेश्चन था और इसके रिपीट होने के चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हुआ भी नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें सर, उस्मानाबाद 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है, अ डार्क पर्पल कंपाउंड यूज एन एंटीसेप्टिक एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट इज, है ना। एक कंपाउंड ऐसा जो कि कैसा है सर, डार्क पर्पल कंपाउंड है जिसको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन है, जिसका फॉर्मूला KMnO4 के नाम से भी आप जानते हो, जिसे पोटेशियम परमैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, पोटेशियम परमैग्नेट, जिसका कलर आपको पता है सर डार्क पर्पल कलर उसका होता है। और उसके अलावा इसका यूज हम एंटीसेप्टिक की भी तरह करते हैं और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी किया जाता है। तो यहां पे आंसर होगा पोटेशियम परमैग्नेट। KMnO4 is a dark purple compound commonly used as an antiseptic and disinfectant. इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है सर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज स्किन कंडीशन को ट्रीट करने में, जैसे कि अगर आपकी स्किन पे छाले हो रखे हैं या कोई फंगस का इंफेक्शन हो रखा है या कोई वाउंड घाव को क्लीन करना है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरफ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज बहुत जगह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है और सारे के सारे यूज मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे DSSSB 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है, विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ
मशरूम पॉइजनिंग। यहां पे मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सर इसमें से कौन सी ड्रग है जिसका यूज हम मशरूम पॉइजनिंग में करते हैं। तो एट्रोपिन का यूज किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन चेंज होकर ऐसा भी आ सकता है, एट्रोपिन इज यूज्ड एज अ एंटीडोट फॉर दिस या फिर फॉर दैट पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग में एट्रोपिन को एज अ एंटीडोट यूज करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन देख लेना, मशरूम पॉइजनिंग दे रखा होगा। तो एट्रोपिन इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, particularly when the poisoning is caused by the mushroom containing muscarinic toxins, Amencia muscaria या Amencia phalloides। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी वजह से टॉक्सिन कौन रिलीज करेगा, दो प्लांट्स है, वो मशरूम है, वो रिलीज करता है टॉक्सिन और उसकी वजह से ये हो जाता है हमें, है ना। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा बहुत ज्यादा निकलता है, पसीना बहुत ज्यादा होता है, ब्राइडिकार्डिया, ये सब इसके क्या है सर, साइड इफेक्ट है इस मशरूम टॉक्सिसिटी के। उसके अलावा एट्रोपिन क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है, ये ब्लॉक कर देता है एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन को ताकि वो मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड ना हो, और बाइंड नहीं होगा तो सिंपल सा है कि सर पॉइजनिंग का इफेक्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो मशरूम पॉइजनिंग के अंदर जो ड्रग यूज की जाती है उसका नाम क्या है सर, एट्रोपिन उसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट ड्रग हमारे पास यहां पे दे रखी है कि सर द ड्रग, ये भी DSSB 2025 के फार्मासिस्ट का एग्जाम का है, द ड्रग विच डिक्रीज द क्रेविंग ऑफ अल्कोहल एंड हाई प्लीजरेबल इफेक्ट दैट कम्स फ्रॉम द रिन्यूड ड्रिंकिंग इज, है ना। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल लेना छोड़ सकते हैं। तो यहां पे भी दो आंसर बिल्कुल सही बनते हैं, एक तो डाइसल्फाम भी सही होता है और उसके अलावा नेल्ट्रेक्सोन भी सही होता है। दोनों ड्रग्स बिल्कुल सही है, दोनों के आंसर क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यहां पे दोनों आंसर सही है। तो सर अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप दोनों आंसर करोगे तो दोनों सही होंगे, गलत नहीं हो पाएगा। आर्टिकल देख के ये आंसर मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पे दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। मैंने एक आंसर ले रखा है सिंपल सा, नेल्ट्रेक्सोन। नेल्ट्रेक्सोन इज एन ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब ये ओपियोइड के रिसेप्टर को उल्टी तरीके से काम करने में मजबूर करता है, जिसकी वजह से जो क्रेविंग होती है अल्कोहल की, है ना, वो सब हट जाती है, ड्रिंकिंग की वो सब कुछ हट जाती है। ये ब्लॉक करता है एंडोर्फिन रिलीज दैट टिपिकली अकर्स इन द अल्कोहल कंजप्शन, है ना। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन जो रिलीज होता है उसको ब्लॉक कर देता है ताकि आपको अल्कोहल पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है और ड्रग्स लेने की भी इच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक नया क्वेश्चन जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और ये रिपीट इस बार क्या पता हो भी जाए, पर यहां पे आंसर दोनों ही सही होंगे। वैसे इस बार एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और DSSB फार्मासिस्ट एग्जाम 2015 में आ रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट में बी यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मिथेनॉल पॉइजनिंग। अगर किसी पर्सन को इथाइनिल ग्लाइकॉल ज्यादा होने की वजह से या मिथेनॉल उसकी बॉडी में ज्यादा होने की वजह से पॉइजनिंग हो चुकी है, तो कौन सी ड्रग का यूज करके हम उसको एज एंटीडोट यूज कर सकते हैं ना, कौन सी ड्रग को यूज किया जाता है। तो फॉर्मिपिजोल नाम की जो ड्रग आती है उसको हम एज एंटीडोट यहां पे यूज करते हैं। फॉर्मिपिजोल इज एन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, तो ये होता है हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, जिसका यूज हम एज एंटीडोट करते हैं कौन सी पॉइजनिंग में, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे हम एंटी फ्रीज के नाम से भी जानते हैं, और मिथेनॉल की पॉइजनिंग, मतलब कि एक तरीके का अल्कोहल। तो अल्कोहल की पॉइजनिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये इनहिबिट करता है एक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो फॉर्मिप्रिजोल है प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ, ये किसको कन्वर्ट होने से बचाता है, मेटाबॉलिक टॉक्सिक मेटाबॉलिट होने से आपको बचाता है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से जो पॉइजनिंग हो रही है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो अल्कोहल जिसमें मिथेनॉल ये सब अगर ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जिसे हम पॉइजनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जब आप फॉर्मिपाजोल की ड्रग लोगे तो उसकी वजह से ये क्या करेगा सर, ये रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है ताकि ये सारी चीजें फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपकी बॉडी में ना बने और इस तरीके के साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB फार्मासिस्ट के एग्जाम में आ रखा है, लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। लिथियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा यूज किस में किया जाता है, तो सिंपल सी चीज है सर, अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखे हैं तो उनके अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग लिथियम कार्बोनेट होती है। लिथियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज्ड एज अ
मूड स्टेबलाइजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो रखी है तो उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, तो उन मूड्स को एकदम कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करता है सर, लिथियम कार्बोनेट यूज करता है। ये मैनेज करता है मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंडीशन। तो इस तरीके के इवेंट्स ना हो, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा सर, आपका लिथियम कार्बोनेट करेगा। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो कि DSSSB 2015 में रिपीट हो रखा है। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज। अगर आप ओरल आयरन थेरेपी ले रहे हैं, आयरन थेरेपी आपको समझ आ गया होगा कि सर अगर किसी को एनीमिया जैसी बीमारी हो रखी है, मतलब उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो रखी है, तो उस केस में सर अगर हम उसको आयरन की पिल दे भी रहे हैं तो उसकी वजह से उसको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर उसको कौन सी एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। तो सिंपल आंसर है सर, उसको कंस्टिपेशन जैसी बीमारी हो सकती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कंस्टिपेशन। ओरल आयरन थेरेपी इज कॉमनली यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी की वजह से जो आपको खून की कमी हो रखी है, एनीमिया हो रखा है, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी। बट वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, इसका सबसे फेमस एडवर्स इफेक्ट क्या है, कंस्टिपेशन है। अदर साइड इफेक्ट्स और भी है, जैसे नोजिया है, स्टमक अपसेट, पेट खराब होना, डार्क स्टूल होना, ये सब भी है, लेकिन सबसे कॉमन इसका क्या होता है सर, कंस्टिपेशन होता है। तो दूसरे साइड इफेक्ट्स क्या है ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है, बट मोस्ट कॉमन कौन सा है आपका सर, कंस्टिपेशन होगा। एक और क्वेश्चन जो कि DSSSB 2015 में आ रखा है, साइड इफेक्ट्स ऑफ कैल्सीटोनिन इज, कैल्सीटोनिन का साइड इफेक्ट क्या होगा। यहां पे भी दो आंसर बिल्कुल सही बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 3 बार बता चुका हूं जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट थे। यहां पे भी टिटेनी भी सही हो सकता है और GI टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। कैल्सीटोनिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है सर, डिक्रीज करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया तो आपकी बोन्स जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और उनके वीक होने की वजह से आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, टिटैनी हो सकती है, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन की वजह से एक साइड इफेक्ट, उसे टिटैनी भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा क्या हो सकता है आपका GI टॉक्सिसिटी, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो दोनों आंसर क्या होंगे यहां पे, करेक्ट होंगे, पर मैं यहां पे एक आंसर आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो मैंने कर ही दिया, वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन, अ हार्मोन यूज्ड टू ट्रीट कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, पैगेट्स डिजीज एंड हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। तो यहां पे एक हार्मोन, अगर आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो रखी है, पैगेट्स डिजीज हो रखी है, या हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो रखा है, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए कैल्सीटोनिन दिया जाता है, ठीक है। अब इसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होगा सर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसमें आपको नोजिया, घबराहट होगी, वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है, और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। और साथ में अगर आपका कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया तो एक और साइड इफेक्ट हो सकता है जिसे हम टिटैनिक के नाम से भी यहां पे जानते हैं। तो दोनों ही आंसर यहां पे करेक्ट होते हैं, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी बात नहीं है कि सर क्या टिक करें, वैसा अब एक ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो कि DSSSB फार्मासिस्ट एग्जाम 2015 में आ रखा है कि द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सिफिलिस ट्रीटमेंट। सिफिलिस की अगर बात करें तो ये एक तरीके की STD होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसे हम विनरियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, उसे हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के भी नाम से जानते हैं। चाहे आप उसे STD बोलो या फिर STI बोलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलो, चाहे विनरियल डिजीज बोलो, चाहे आप उसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी बोलो। विनरियल का क्या मतलब है सर, विनरियल एक तरीके की हमारे पास लैब थी और उस लैब में सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की डिस्कवरी हुई, इसलिए उसका नाम भी हमने VD के नाम से रख दिया, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है जो सिफिलिस के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा सर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का यूज हम करते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडियम। तो यहां पे सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है। इट इज हाईली इफेक्टिव इन ऑल स्टेजेस ऑफ सिफिलिस इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्टेजेस, ठीक है। चाहे आप प्राइमरी स्टेज में हो सिफिलिस की, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी स्टेज में हो, अगर तीनों में भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हो, पेनिसिलिन यूज कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESIC 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद द वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग, है ना।
तो कौन सी ड्रग के साथ सर ये एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड होता है? तो यहां पे भी इसका आंसर क्या होगा? सल्फोनामाइड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फोनामाइड्स। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम SJC इज अ सीवियर स्किन रिएक्शन, स्किन में प्रॉब्लम होती है, स्किन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इसके अंदर, caused by the several medication, बहुत मेडिकेशन की वजह से होती है, with sulfonamide being one of the most common categories associated with this adverse effect। तो मतलब ये बीमारी आपको किसकी वजह से होगी? सल्फोनामाइड्स की वजह से हो सकती है। और इसको कैसे पहचाना जा सकता है? पेनफुल रेड पर्पल स्किन रैशेस, आपके पूरे स्किन के ऊपर बहुत ही दर्दनाक लाल लाल धब्बे बन जाएंगे, ब्लिस्टर मतलब छाले बन सकते हैं, और उनमें से कुछ लिक्विड बाहर निकलता रहेगा जिसे हम पीलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके की आपको क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जो कि किससे एसोसिएटेड होता है? सल्फोनामाइड से होता है। वैसे मैं आपको सिंड्रोम की बता देता हूं मतलब क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, मतलब एक साइन सिम्टम्स नहीं दिखना, बहुत सारे दिखना, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज, उसे बोला जाता है सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है। यही तो डिफरेंस है सिंड्रोम और डिजीज के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, ESIC 2016 में ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NRTI, इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जिसको हम NRTI के नाम से जानते हैं? तो याद रखना NRTI की फुल फॉर्म क्या होती है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, तो एक ऐसी दवाई जो क्या करती हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हो। वैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस में मिलता है? सब वायरस के अंदर ज्यादा मिलता है। तो वायरस के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कौन सी होती है? सर एंटीवायरल होती है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? एंटीवायरल ड्रग यूज करनी है। तो कौन सी ज्यादातर यूज करता है? एबेकावीर बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ भी है, एबेकावीर इज अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTI बोला जाता है। और ये किसके ट्रीटमेंट में? HIV के ट्रीटमेंट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इसके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वो पूछा जा सकता है। ये कैसे काम करता है? ये इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विच इज एसेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HIV। अगर HIV के वायरस को रेप्लिकेट करना है, अपनी कॉपीज बनानी है, तो उसे क्या चाहिए होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए। अगर वही ना मिले तो वो अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, तो HIV का इंफेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे, उन ड्रग्स को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा आता है? एबेकावीर का आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, जो कि RRB फार्मासिस्ट एग्जाम 2014 में आ रखा है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द मदर्स इज, है ना? तो मदर्स के अंदर मिल्क को सिक्रेट करने के लिए जो कौन सा हार्मोन होता है? तो सिंपल सी बात है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा होगा, लैक्टेशन जो होती है ना, मदर को जो फीडिंग करवाते हैं, बच्चों को जो फीड करवाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मिल्क फीडिंग हार्मोन, जिसे हम लैक्टेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हार्मोन का नाम क्या होगा? लैक्टोजेनिक हार्मोन होगा। ठीक है, तो यहां पे ये रहा इसका आंसर, द लैक्टोजेनिक हार्मोन आल्सो नोन एज अ प्रोलैक्टिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सब प्रोलैक्टिन भी होता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है बच्चे के बर्थ के टाइम तक, है ना? बच्चे के बर्थ के टाइम से। और कौन सिक्रीट करता है उसे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसे क्या करती है? सिक्रीट करती है। और उसके अलावा मेमरी ग्लैंड क्या बनाती है? प्रोड्यूस करती है मिल्क। तो ये क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी हो सकता है, वहां पे भी आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, वो भी RRB फार्मासिस्ट 2014 के एग्जाम में आ रखा है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन टेकन द प्रेग्नेंट वुमेन इज फाउंड टू बी कॉज ऑफ डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे इनमें से कौन सी ड्रग दोगे जिसकी वजह से बच्चा सही नहीं हो सकता, उसकी मतलब संरचना सही नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज रह जाएगी। तो सिंपल सा एग्जांपल होगा सर, थैलिडोमाइड ड्रग जो होती है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है थैलिडोमाइड इज अ ड्रग दैट वाज वाइडली यूज्ड इन द लेट 1950s। 1950 में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता था, 1960 में भी इसको यूज किया जाता था एज अ सेडेटिव एंड ट्रीट मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन, है ना? मॉर्निंग सिकनेस जो होती थी, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सुबह के टाइम जो उल्टी होना या जी घबराना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते थे इसको, है ना? वुमेन्स जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था।
बाद में ये पता चला कि सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स पर्टिकुलरली लिम्ब डिफॉर्मिटीज, मतलब कि बच्चे में हाथ या पैर में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी होना, जिसे फोकोमेलिया नाम से जानते हैं, ये एक साइड इफेक्ट इसका दिखने लग गया लोगों को, है ना। इन बेबीज बोर्न टू मदर्स हु टुक द ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मदर मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज्यादा यूज करती थी थैलिडोमाइड, उनके बच्चों में जो लिम्ब प्रॉब्लम होती थी, उनके लिम्ब सही से नहीं बनते थे, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारी को हम बोलते थे फोकोमेलिया। इट इज नाउ हाईली रेस्ट्रिक्टेड, आज के टाइम पे उसको बंद ही कर दिया, बिल्कुल यूज ही नहीं करते, है ना। और थेरापेटिक एप्लीकेशन बहुत कम जगह होगी जहां पे इसका यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छी सुपरविजन के साथ, डॉक्टर की सहायता के साथ, बाकी हम इसका यूज नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है फार्माकोलॉजी के अंदर, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके कैसे रहेंगे सर, या तो एंटीडोट बेस पे, या साइड इफेक्ट पे, या एडवर्स इफेक्ट पे, या प्रेगनेंसी पे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या रहेंगे सर, ज्यादा रहेंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सको। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब उनकी तैयारी दवा के बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और जिनको आज ये क्वेश्चन पता चला है, कोई बात नहीं, उनकी भी तैयारी अच्छे से है, लेकिन बस उनको कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही एमसीक्यू आपको तैयार करना है। तो जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि सर हमें और ऐसे एमसीक्यू चाहिए, तो बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा यस वी रिक्वायर दैट काइंड ऑफ वीडियोस, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट भी चाहिए तो सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।